करते हैं वर्कशीट नंबर 27 जो कि है 4 तारीख के लिए 4 सितंबर 2020 के लिए। यह है विज्ञान की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 27। चैप्टर हमारा चल रहा है जैव पराक्रम और आज का टॉपिक भी है श्वसन और श्वसन पर आपकी ये तीसरी वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से उसके कार्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आता है जो गुहाओं और नलियों का भाग है, जहाँ पर गुहा जो है वो नलियों से कनेक्टेड हो रखी हैं। उनको जोड़ने की प्रणाली जो फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है। पहला तो ये हो गया सिस्टम, और दूसरा जो सिस्टम वो क्या है, वह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि फुफ्फुस के अंदर। तो जहाँ पर फुफ्फुस में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है वो एक अलग इसमें भाग बना दिया गया है। तो एक एक करके बात करते हैं। जो पहला भाग है जहाँ पर गुहा और नलियाँ वो जुड़ी हैं, तो उनमें देखते हैं क्या क्या आते हैं उसके पार्ट्स में। उसमें बच्चों आते हैं नाक। सबसे पहले हमारे नाक से हवा अंदर जाती है और नाक में 2 फंक्शन होते हैं। क्या क्या काम होते हैं वहाँ पे? एक तो वो वहाँ पर वायु को गर्म करने का काम करती है, दूसरा वहाँ वायु फिल्टर भी होती है। जो हम हवा ले रहे हैं अपने अंदर वो उसको गर्म करने के लिए, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाने के बाद वो शरीर में जाती है तो सही रहता है। इस वजह से इसके अंदर नाक में जो हमारे म्यूकस होता है वो क्या करता है, वायु को गर्म करने का काम करता है। और दूसरा फिल्टर काम होता है। ये वाला काम कौन करता है? जो हमारे नाक में छोटे छोटे रोम्स होते हैं, जो बाल होते हैं, वो इस काम को करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है ग्रसनी की। अगला पार्ट है हमारा ग्रसनी। इसके लिए इसमें क्या होता है, वायु के लिए मार्ग बनाती है ये, तो जो कि फिर श्वास नली तक जाता है। ठीक है, अब श्वास नली जो है वो बाद में आती है। श्वास नली में सबसे ऊपर स्वर यंत्र होता है। सबसे ऊपर क्या होता है उसके? स्वर यंत्र, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी ये श्वास नली हो गई। तो यहाँ वॉइस बॉक्स लगा रहता है, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, इसको स्वर यंत्र भी बोलते हैं, क्योंकि इससे साउंड प्रोडक्शन होता है, यहाँ से आवाज़ हमारी निकलती है। तो क्या होगा कि इसको एडम एप्पल भी कहा जाता है और इसको स्वर यंत्र भी, कई नाम इसके लिए जाते हैं। अब बात आती है श्वास नली से। तो श्वास नली किससे कनेक्टेड हुई? फिर ग्रसनी जो है वो बाद में श्वास नली में ही कनेक्टेड होती है, और श्वास नली में ऊपर वॉइस बॉक्स होता है। ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है। ठीक है, उपास्थि वलय संरचना प्रदान करते हैं। उपास्थि वलय क्या करते हैं? यहाँ पर संरचना प्रदान करते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं इस पाइप को, इस श्वास नली को, क्योंकि वो यहाँ होती हैं। ठीक है, ये उपास्थि वलय है। ये सी शेप की कुछ रिंग्स होती हैं, कार्टिलेज रिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में, उपास्थि वलय। तो ये क्या करती हैं, ये इस पूरे पाइप को एक संरचना देती हैं, एक स्ट्रक्चर देती हैं, और इसको कोलैप्स होने से, इसको सिकुड़ने से, चिपक ना जाए कहीं, ये हवा छोड़ते वक्त एकदम से जब नैरो ना हो जाए, इस वजह से ये होती हैं। और ये जो रिंग्स हैं वो आपको डायग्राम में यहाँ तक दिखाई गई थी, लेकिन आपको पता है कि ये जो नली है, श्वास नली हमारी, वो दोनों फेफड़ों में जाके जुड़ जाती है। तो दोनों तरफ एक पाइप होती है, उस पाइप पर भी यहाँ तक ब्रोंक्यूल्स तक होती है बेटा। ठीक है, ये रिंग्स जो हैं वो काफ़ी आगे तक फैली होती हैं। उसके बाद सीलिया है। सीलिया होते हैं, ये इसमें श्वास नली में होते हैं, नन्हे नन्हे बाल होते हैं, और ये वायु को फिर से फिल्टर करते हैं। एक बार नाक में फिल्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है, और फिर ये सीलिया नामक बाल होते हैं छोटे छोटे, फिर ये फुफ्फुस के अंदर पहुंचने से पहले एक बार और वायु को फिल्टर करते हैं ताकि कोई डस्ट ना जाए अंदर। ठीक है, फिर आती है श्वसनी। ठीक है, पहले आती है श्वास नली, उसके बाद श्वसनी आती है, और श्वसनी के बाद आती है हमारी श्वसनिकाएँ। तो श्वसनी का काम क्या है? ग्रसनी अंत में इन 2 शाखाओं में विभाजित होती है और ये फुफ्फुस के में प्रवेश करती हैं। तो आपने देखा कि श्वास नली ये बड़े वाली है, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं आगे, जो एक एक फेफड़े को चले जाते हैं, फुफ्फुस यानी फेफड़े। तो ये यहाँ फेफड़ों में जुड़ जाती हैं। तो ये जो दोनों हैं हमारी, ये क्या हैं? श्वसनी हैं। ओके, ये श्वास नली हो गई आपकी, और ये हो गई, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये है श्वसनी। ओके, और ये हो गई हमारी श्वास नली। और अब आगे जाके ये जब कनेक्ट होगी, यहाँ पर हमें मिलेंगी श्वसनिकाएँ, छोटी छोटी, बहुत पतली पतली श्वसनिकाएँ, ये सबसे छोटी होती हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड जो पार्ट है वो क्या कहता है, वह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है वो होती है हमारा सेकंड पार्ट। और वहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं? वहाँ पे श्वसनिकाएँ हैं, ठीक है, और कूपिका वाहिनियाँ हैं, और कूपिका है। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे, फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायुमार्ग होता है श्वसनिकाएँ। सबसे पतली ट्यूब आगे जाकर ये और पतले होती चली जाती हैं, नैरो होती चली जाती हैं, इनको श्वसनिकाएँ कहते हैं। और कूपिका वाहिनी वहाँ अटैच होती है। इन छोटी छोटी शाखाओं का जो नेटवर्क है वो श्वसनी से फुफ्फुस तक होता है।
ठीक है, और अंततः कुपिका कोश में ये पहुंच जाते हैं। एल्विलाई जिनको हम बोलते हैं और कुपिका जो होती हैं वो आगे उसमें कनेक्टेड है। तो फुफ्फुस जो हैं उनका कार्यात्मक श्वसन इकाइयाँ जो होती है, रेस्पिरेटरी यूनिट्स इनको बोलते हैं, ठीक है, श्वसन इकाइयाँ भी बोलते हैं। और यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इसको आप एक डायग्राम से अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमारा एक कलरफुल सा डायग्राम है, जिसको आप समझ जाएंगे तो पूरी वर्कशीट आ जाएगी आपको समझ के। तो चलिए, इसमें आपको बताया गया है कि यहाँ आपने ली फुफ्फुस धमनी, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी ये आती है बेटा सीधे हार्ट से, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक सेकंड रुकिए, फुफ्फुसीय धमनी से आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो एंटर करता है। तो यहाँ पे कुछ हमारे आरबीसीज आपको दिख रहे होंगे, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से मूवमेंट होती है इनकी, और यहाँ तक आते आते ये वापस यहाँ से निकल कर ये चली जाती है फुफ्फुसीय वेन्स से, ठीक है, यानी कि पल्मोनरी वेन्स से ये वापस चला जाता है हमारे पूरे ब्लड में। ओके, अब ये जो फुफ्फुसीय शिरा है, इससे क्या होगा, पूरे शरीर में हमारे एक एक सेल तक, एक एक ऊतक तक, एक एक टिश्यू तक जो है सारे में ऑक्सीजन वाला ब्लड फैल जाएगा, ठीक है, और हमें एनर्जी मिलेगी। उससे पहले ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन है, विसरण है, वो कैसे होगा, अब यहाँ से ये लेते हैं और ये घूमते हुए जब ये जो हमारी एल्वियोली है, ठीक है, ये आगे जाके इसमें कनेक्टेड होती हैं जो आपकी श्वसनिकाएँ हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो इन्होंने ले लिया, इन्होंने ग्रास्प किया और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। ये जो है ये हमारी कुपिका है, और यहाँ जब इसने ले लिया ऑक्सीजन, इसका कलर जो है वो रेड होता है। रेड क्यों होता है, रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। उसको हम HB भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी इंग्लिश में जो स्पेलिंग है हीमोग्लोबिन, उससे यहाँ से लिया गया इसका सिंबल। और हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिल जाता है, ये ऑक्सीजन हवा जैसे ही आती है और फेफड़ों में हवा भरती है ना, तो उस हवा में से ये ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेता है, उसके साथ दोस्ती करता है, बॉन्डिंग कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ये बन जाता है HbO2 ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं। अब ये ऑक्सीडाइज हो गया है और ये चुस्ती फुर्ती लेकर तुरंत हमारे शरीर में फैलना शुरू कर देता है और हमारे पूरी बॉडी में एनर्जी आती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं में फैलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एल्वेलस में फैल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो एल्वेलस में वापस चली जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे ये जो ब्लू लाइंस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वो वापस एल्वेलाई से होकर चली जाती हैं, और ये ऑक्सीजन जो है वो ये ग्रास्प कर लेते हैं और फिर पूरे शरीर में पल्मोनरी वेन्स या फिर फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए ये सारे ब्लड पूरे हमारे शरीर में फैलती हैं, ठीक है। इसके पहले आपको नीचे दे रखा है, फुफ्फुस के अंदर कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ओके, कुपिकाओं की जो भित्ति होती है, यानी कि जो उनके अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। कोशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कुपिकाओं में छोड़ती हैं, ठीक है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, ठीक है। क्योंकि ये जो HbO2 है, जो हीमोग्लोबिन है, वो हमारे ब्लड के अंदर ही होता है और रेड कलर हमारा ब्लड का हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, ठीक है। केवल डिफ्यूजन जो प्रक्रिया है, ये विसरण दाब की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है, केवल उसी से काम नहीं चल पाता। तो फिर एक और चीज़ होती है, यही है वो हीमोग्लोबिन ही है, जो कि क्या करता है कि फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ये जो ऑक्सीजन है उसको लेकर उन सभी ऊतकों तक पहुंचा देता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी है। तो ये श्वसन वर्णक जो यहाँ यूज़ किया गया है, ये श्वसन वर्णक कौन है, ये श्वसन वर्णक वही होता है, कलर जो होता है, पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो ये श्वसन वर्णक यहाँ हीमोग्लोबिन की बात की गई है, और फिर वो क्या करता है, सारे यह वर्णक जो है लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। यही काम करता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाना होता है। यहाँ आपको एक और एक्सप्लेनेशन दे रखी है विद डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या कहता है डायग्राम, आपको ये बता रहा है कि सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त हमारा जो डायफ्राम होता है उसकी मूवमेंट क्या होती है। तो यही आपको सॉल्व कर, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि सांस लेते वक्त जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु लेते हैं अंदर, तो हमारे फेफड़े भर जाते हैं। इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो वक्ष गुहा है उसका साइज़ बढ़ा हुआ है और इसका साइज़ बहुत कम है, ठीक है।
और फिर क्या होता है कि यहाँ पर जब वायु अंदर जाती है तो ये वक्ष गुहा जो होती है वो बिल्कुल भर जाती है, ये पूरा इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ आयतन भी बढ़ गया और जो डायफ्राम होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। आप देख रहे होगे यहाँ पे रेड कलर की लाइन, और इस केस में डायफ्राम कैसा है, डोम शेप है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ डायफ्राम समतल हो गया और जिससे कि वक्ष गुहा का आयतन भी बढ़ गया। ठीक है, यहाँ स्पेस ज़्यादा हो गया, ये फ्लैट हुआ तो यहाँ स्पेस ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ सारे में हवा भर गई और इसलिए वक्ष गुहा के अंदर दबाव कम हो जाता है या फिर प्रेशर कम हो गया और फेफड़ों के अंदर चली गई वायु। ठीक है, अब जब सेकेंड केस जो होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, सांस छोड़ने का मतलब क्या है, CO2 का निष्कासन ही तो है, CO2 ही तो बाहर निकाल रहे हैं हम। और ये जो पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों की स्थिरता के कारण होता है, डायफ्राम जो है फिर से गुंबद का आकार ले लेता है और हवा जो है वो बाहर निकलने लगती है, आयतन कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ने लगता है। वो सारी फिर प्रेशर की वजह से वायु जो है वो बाहर निकल आती है, लेकिन डायफ्राम जो है वो इस केस में डोम शेप हो जाता है, गुंबद की शेप का हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उपास्थि वलय का कार्य क्या है। आप सब पहले ये बताएंगे उपास्थि वलय का क्या कार्य है। उपास्थि वलय मैंने आपको बताया था कि जो हमारी श्वास नली होती है उसके यहाँ पे छोटी छोटी रिंग्स होती हैं जो कि आगे श्वसनिका तक पहुँची होती हैं, यहाँ तक फेफड़ों तक चली जाती हैं, ब्रोंक्यूल्स तक वो पहुँची रहती हैं, काफ़ी होती है वो। और ये इन रिंग्स का क्या काम होता है, ये इसको एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, संरचना देता है ताकि ये कोलैप्स ना हो, पिचके ना हो। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है बड़े बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, इसको बताना है आपको। थर्ड क्वेश्चन में बताना है कि सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायफ्राम की क्या प्रक्रिया रहती है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी करते हैं हम। पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, उपास्थि वलय जो होते हैं वो सांस छोड़ने के दौरान श्वास नली को पिचकने से बचाता है। ठीक है, तो ये उपास्थि वलय का काम होता है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, उसको सिकुड़ने नहीं देता। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे, बड़े बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन 2 कारकों के द्वारा होता है। तो वो 2 कारक कौन कौन से, एक तो होता है विसरण दाब और एक होता है श्वसन वर्णक यानी कि हीमोग्लोबिन। अब ये दो जो इसके कारक हैं, इनमें आप विसरण दाब के लिए आप लिख देंगे वर्कशीट से देखकर, और श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, और ऑक्सीजन लेकर उन सभी कोशिकाओं व ऊतकों तक पहुंचा देता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, विसरण दाब और श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ये 2 कारक होते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायफ्राम की क्या प्रक्रिया होती है। तो सांस लेने के दौरान डायफ्राम समतल हो जाती है और उसको और वक्ष गुहा में आयतन बढ़ जाता है, हवा बढ़ जाती है वहाँ पे, और वायु फेफड़ों के अंदर चली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, आगे आप लिखोगे सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, जबकि सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम गुंबद के आकार की हो जाती है और वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और हवा उसकी वजह से बाहर निकलने लगती है, बाहर आती है। तो ये आपकी वर्कशीट थी बच्चों, अगर कुछ डाउट्स हैं आपके तो ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर दिस डे।